जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है सभी का इस वोकेबलरी क्लास में। और आज हम फिर से कुछ नए वर्ड्स लेके आए हैं, लेकिन आज मैं बच्चों थोड़ा सा अलग। आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाना चाहता हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहले इडियम्स पढ़ेंगे, कितने 5। और एक बात और बता दूं, आज वोकेबलरी में हम याद करने वाले हैं कितने वर्ड्स बच्चों? 46 वर्ड्स याद करेंगे। कितने? वोकैबुलरी के 46 वर्ड्स पढ़ेंगे और इडियम्स फ्रेजेस करेंगे 5। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 51 वोकैबुलरी होगी आज हमारी। 46 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और 5 पढ़ेंगे हम इडियम्स। क्लियर? चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बात और बता दो बच्चों, जो भी आपको इंफॉर्मेशन कोई डाउट होता है ना, तो आप मेरे एक टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय पंकज शर्मा। क्या है? इंग्लिश बाय पंकज शर्मा। तो आप ना इस पर जाकर आप इस चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन, कोई पीडीएफ है, कुछ भी जानकारी है एग्जाम से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, आपको सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। ठीक है? इस टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हम पहला इडियम क्या है देखो। आज का हमारा बच्चों फर्स्ट इडियम है नंबर 1, और वो है अंडर द नोज। अब अंडर द नोज का मतलब क्या है, इसको याद करना। बच्चों मैं इडियम्स आपको कहानियों में याद करवाऊंगा। ऐसी ऐसी छोटी छोटी कहानियां बनाएंगे, हमको वो इडियम याद हो जाएगा हमेशा। सिचुएशन से याद करना सीखेंगे। जैसे अंडर द नोज, अंडर का मतलब होता है नीचे, और नोज का मतलब क्या हुआ? नोज का मतलब हुआ हमारी नाक। नाक के नीचे। आपने ऐसा हिंदी में सुना होगा ना कि भाई उसके नाक के नीचे से ले गया लेकिन उसको पता ही नहीं चला। उसके नाक के नीचे से ले गया लेकिन उसे पता ही नहीं चला। मतलब चुपके से ले गया, चुपके से, उसको पता ही नहीं चला। तो यहां पे इसका मतलब है चुपके से, चुपके से। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सीक्रेटली। क्या बोलेंगे? सीक्रेटली। कि वो सीक्रेटली नाक के नीचे से ले गया। याद रखना इसको। कैसे याद रखोगे? नाक के नीचे से, अंडर द नोज, सीक्रेटली ले गया, चुपके से ले गया। याद रहेगा ना, कभी नहीं भूलोगे। ऐसे जब भी कोई इडियम आपको दिखता है उसको हमेशा ऐसे याद करो, वरना रटोगे ना तो मरते दम तक याद नहीं होगा, चाहे कितना ही रट लो उसको। कहानियों से याद करो। चलिए अब अगला इडियम आते हैं। हमारा अगला इडियम है अंडर। वो भी अंडर का ही है। अंडर ए क्लाउड। अब अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या हुआ बच्चों? अंडर का मतलब नीचे, और क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। इसको भी चुन्नू मुन्नू ऐसे याद करेंगे हम। देखो, क्लाउड मतलब बादल। तो बादल जब होते हैं, जब बादल होते हैं तो हमें किस बात का संदेह रहता है? किस बात का हमें संशय रहता है? भाई बादल हो गए, आज मौसम खराब, ठीक है, आज मौसम खराब रहेगा, बारिश हो सकती है, या हो सकता है पूरे दिन में धूप ही ना निकले, आज सर्दियों में खासकर। तो अंडर क्लाउड का मतलब होता है आप किसी संदेह में हो। किसमें? संदेह में। यानी यू आर इन सस्पिशियन। सस्पिशियन का मतलब क्या होता है? संदेह में। संदेह में। आप संदेह में हैं कि आज कुछ गड़बड़ हो सकती है, मौसम को लेकर बारिश आ सकती है, फसल खराब हो सकती है। तो यू आर अंडर क्लाउड। क्लाउड के नीचे हो आप, और आपको क्या हो रहा है? संदेह है। अंडर द नोज, आपकी नाक के नीचे से ले गया, आपको पता ही नहीं चला। तो क्या हो गया? सीक्रेटली काम हो गया। क्या हो गया? सीक्रेटली काम हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इडियम पर। नेक्स्ट इडियम है प्यारे बच्चों व्हाइट एलिफेंट। क्या है? व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। अब इस सफेद हाथी का मतलब क्या हुआ? सफेद हाथी का मतलब यह हुआ कि ऐसी कोई भी चीज, देखो हाथी, आपको पता है कि हाथी पालना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाथी पाल लिया, सपोज करो आपने हाथी पाल लिया घर में, जैसे कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, ऐसे ऐसे आपने हाथी पाल लिया। सबसे पहले तो उसके लिए जगह चाहिए, पूरा मतलब एक खेत चाहिए उसको रहने के लिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो बैठेगा, घूमेगा फिरेगा, तो पूरा एक खेत चाहिए। दूसरी बात, उसको खिलाने पिलाने के लिए सामान चाहिए हमारे पास। भाई खाएगा पिएगा तो खाएगा कितना? एक आम आदमी थोड़ी, और पूरे गांव का खा जाएगा एक महीने में। और तो हाथी पालना मुश्किल है बहुत ज्यादा। अच्छा उसका यूज भी नहीं है कुछ। क्या यूज है बताओ? स्कूल जाओगे उससे
क्या हाथी बैठ के स्कूल जाओगे, या ऑफिस जाओगे हाथी बैठ के, या कोचिंग आओगे पढ़ने के लिए हाथी बैठ के, या अपने अपने किसी प्रेमी या प्रेमिका से मिलने जाओगे हाथी बैठ के? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हाथी पालना मतलब देखो यूजलेस है, ओके, और खर्चा भी ज्यादा है। तो ऐसी कोई भी चीज जो यूजलेस भी है, जिसका यूज भी नहीं है ज्यादा, लेकिन महंगी बहुत है, मतलब खर्चीली बहुत है, उस पर खर्चा बहुत है, तो मतलब यूजलेस, यूजलेस मतलब यूजलेस है, जिसका कोई यूज नहीं है, एंड यूजलेस एंड वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत महंगी है, वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, जिसे मेंटेन करना बहुत महंगा है। ऐसी चीज को व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं उसे व्हाइट एलिफेंट। तो मतलब हाथी, जैसे आप हाथी से याद करो, हाथी पालना यूजलेस है, कोई काम ही नहीं आएगा, और वो महंगा भी बहुत है उसको मेंटेन करना, खाना पिलाना। चलिए अब अगले इडियम पे आते हैं। अगला इडियम हमारे पास थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर। अब बच्चों थ्रो का मतलब होता है फेंकना, कोल्ड मतलब ठंडा, वाटर मींस पानी। अब इसको याद करो, कैसे याद करें? अब देखो बच्चों, ठंडा पानी गर्मियों में तो अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन आप इसको सर्दियों से याद रखो। किससे? सर्दियों से। सर्दियों में नहाना पसंद है क्या आपको? सर्दी में नहाने से हर आदमी बचता है, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी, और हाँ गर्म पानी से नहाओ वो बात अलग है, लेकिन आपसे ये गए भाई सिलेंडर खत्म हो गया, जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है, अब पानी गर्म किससे करें? गैस भी खत्म होगी, कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं आ रही, मतलब कुछ भी नहीं है कि पानी जिससे गर्म किया जा सके। अब क्या है आपके पास? एक ही ऑप्शन है, क्या? ठंडा पानी पीना। तो अब चुन्नू मुन्नू ये बताओ, आप नहाओगे क्या? नहीं नहाओगे, ठीक है, आज की छुट्टी, सर्दियों नहीं मैं नहाए तो चलेगा, लेकिन आपको कहा जा रोज नहाओगे और अपने ऊपर ठंडा पानी पटकोगे, थ्रो फेंकोगे खुद के ऊपर कोल्ड वाटर, तो आप क्या करोगे? कहोगे मुझे नहीं रहना, मुझे ऐसी जिंदगी जीनी नहीं है जिसमें रोज ठंडे पानी से नहाया जाए। तो थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब किसी को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। मतलब एक तो होता है भाई गर्मियों में तो क्या ठंडे पानी से आदमी एनकरेज होता है कि भाई रोज नहाओ, सुबह भी और शाम को भी, लेकिन सर्दियों में आदमी डिस्करेज हो जाता है। डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित हो जाता है ठंडे पानी को देखकर। तो किसी को टू डिस्करेज, डिस्करेज करना मतलब किसी को हतोत्साहित करना नहाने से, टू थ्रो मतलब थ्रो कोल्ड वाटर कहलाता है। चलिए अब अगले इडियम पे आते हैं। हमारा अगला इडियम है टेक टू हील्स। अब देखो हील का मतलब समझना, इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। हील का मतलब होता है एडी। क्या होता है? एडी। अब इससे समझो भाई एडी कहां होती है हमारी बॉडी में? एडी कहां है? बिल्कुल नीचे पैरों में। अच्छा एडी किस काम आती है ये बता दो भाई। एडी हमारे चलने में काम आती है। भाई चलते हैं तो हम एडी को पहले टेकते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से एडी को टेकते हुए, हील को टेकते हुए हम चलते हैं। अब टेक टू हील्स का मतलब क्या हुआ? इडियम क्या है, इसका मीनिंग कैसे याद रखोगे? तो जो टेक टू हील्स का मतलब भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, रन अवे। 9 2 11 कितने? 9 2 11 हो जाना। तो इसका मतलब होता है रन अवे। अच्छा भागते समय किसका यूज होगा भाई? एडियो का यूज होगा। किसका? पैरों का यूज होगा ना भागते समय, या बिना पैरों भाग लोगे? पैर रखे सिर पर भागने दौड़ने लग गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो भागने के लिए पैर चाहिए, आवश्यक है, जरूरी है बहुत पैर, इसलिए अपने पैरों को संभाल के रखो। तो टेक टू हील्स का मतलब हुआ रन अवे, मतलब भाग जाना। चलिए थ्रो कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से नहाने के लिए कहो किसी को रोज सर्दियों में, डिस्करेज हो जाएगा। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी है, यूजलेस है और एक्सपेंसिव भी बहुत है, महंगा भी है। अंडर ए क्लाउड, आप बादल है, आपको संदेह हो रहा है आज बारिश हो सकती है, फसल खराब हो सकती है आज, तो अंडर ए क्लाउड का मतलब इनसस्पिशियन, मतलब संदेह में। अंडर द नोज मतलब आपकी नाक के नीचे से वो निकाल गएगा, पता ही नहीं चला आपको, नहीं सीक्रेटली कोई काम चुपके से होना। चलिए ये इडियम हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स शुरू करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर आपने लिख लिया है, तो फिर हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। देखो चलो अब हम पढ़ेंगे हमारा पहला क्या? वोकैबुलरी का पहला वर्ड, और उसमें हम पढ़ेंगे क्या? वोकैबुलरी का पहला वर्ड, और इसमें पढ़ेंगे हम क्या? सिनोनिम्स पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, और एंटोनिम्स पढ़ेंगे, मतलब हम पढ़ेंगे क्या? विलोम शब्द। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे प्रत्येक शब्द के। और आज बच्चों सिनोनिम और एंटोनिम मिला के कितने वर्ड पढ़ाने वाला हूं? 46। कितने? 46 पढ़ाऊंगा आज मैं आपको, यानी रोज 30 होते ना, मैं सोचा आज आपको अच्छे से एक पैकेज दे दूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड देखो हमारा क्या है? पहला वर्ड है फो। देखो क्या है?
FOE, FOE, फो। इसका मतलब होता है बच्चों, क्या होता है फो का मतलब, कोई बता सकता है मुझे? किसी को चुन्नू मुन्नू में से किसी भी चुन्नू को या किसी भी मुन्नू को पता है क्या फो का मीनिंग? फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? लिख दो, कमेंट बॉक्स में डाल दो एक बार ना, फो का मीनिंग देखो क्या है फो। अच्छा एक और चीज बताओ, मैं जो भी वर्ड आपको बताऊं ना, आप उसको ना लिखते रहा करो, आप उसको टाइप भी कर दिया करो, टाइप करने से वो वर्ड याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है? फो का मतलब क्या होता है बच्चों? फो का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। यानी आपकी जिससे दुश्मनी है उसको कहते हैं फो, कि भाई ये मेरा फो है, ही इज माई फो। इसके ऊपर सेंटेंस करते हैं, ही इज माई फो। अब आप इस फो को देखो जरा, माई के बाद लिखा हुआ है, किसके बाद? माई के बाद। माई का मतलब मेरा, उसके बाद हमेशा क्या आती है? नाउन आती है। तो ये जो फो है ना, ये क्या है? नाउन है। क्या है ये एक नाउन है, यानी संज्ञा है ये। ही इज माई फो, वो मेरा दुश्मन है ना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? देखो, इसके मैं आपको सिनोनिम्स करवा रहा हूं। इसका पहला सिनोनिम हो जाएगा बच्चों एनीमी। क्या हो जाएगा? एनीमी। एनीमी का मतलब दुश्मन, वो मेरा एनीमी है, तू मेरा एनीमी है, तू मेरा फो है। एनीमी, फो, एनीमी। अगला वर्ड क्या है? एडवर्सरी। एडवर्सरी बहुत अच्छा वर्ड है एडवर्सरी, वेरी वेरी गुड वर्ड। एडवर्सरी का मतलब क्या हुआ? वही दुश्मन हुआ, ये मेरा फो, तू मेरा फो, तू मेरा तू मेरा क्या है? एनिमी, तू मेरा एडवर्सरी है। चल एक और वर्ड लिखते हैं, राइवल, RIVAL। राइवल का मतलब हुआ, इसका मतलब है दुश्मन, एनिमी, एडवर्सरी, राइवल। इतने सुंदर सुंदर वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है ये एडवर्सरी और राइवल, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। ये ब्यूटीफुल क्यों है सर? आप तो कह रहे हो ब्यूटीफुल, ये एग्जाम में आते हैं इसलिए क्या है? सुंदर है, और इनसे हमारा भविष्य बनता है। चलिए एक और वर्ड है बच्चों, एंटागोनिस्ट। क्या है? एंटागोनिस्ट। चलिए अब इस एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ? एंटागोनिस्ट मतलब मेरा दुश्मन, मेरा मतलब विलन, जो ना फिल्मों में विलन होता है। अच्छा विलन दोस्त होता है, दुश्मन होता है, मतलब कुछ भी मान सकते हो वैसे, लेकिन एक तरह से हम उसको क्या दुश्मन ही मानते हैं। जब हम फिल्म देखते हैं तो भावनात्मक रूप से फीलिंग जुड़ जाते हैं, और हम कई बार ऐसा बोलते हैं जैसे हीरो मार रहा होता है विलेन को, और मार, और दे इसमें, और दे गुच्छे इसमें, तो उसमें क्या होता है? हम बहुत ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमको ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो इसको यहीं पे ही। तो एक तरह से क्या होता है, वो हमारा दुश्मन मान बैठते हैं विलन को। आपको पता है अमरीश पुरी बहुत बड़ा विलन रहा है, तो बहुत से लोग ना उससे डरते थे, उसको दुश्मन मानते थे अपना, हालांकि वो तो एक एक्टर था। तो विलन भी कह सकते हो आप, एंटागोनिस्ट। अब इसका ये तो हो गए इसके पर्यायवाची, क्या हो गए? मतलब सिनोनिम हो गए, पर्यायवाची हो गए। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? देखो एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो सकता है, यानी इसका विलोम क्या होगा बच्चों? विलोम क्या होगा बच्चों? दुश्मन का विलोम क्या होता है ये बताओ? दुश्मन का विलोम फ्रेंड होगा, फ्रेंड, FRIEND। या एक और, ये तो सबको पता है सर, कुछ अच्छा वर्ड बताओ हमको। देखो आप अच्छा वर्ड देख लो अब, ALLY। LI का मतलब क्या होता है? जो हमारे दोस्त होते हैं, जिनसे हमारे अच्छे संबंध होते हैं, उनको कहते हैं LI। ये मेरा LI है, मतलब मेरा ये दोस्त है। या फिर हम कह सकते हैं प्रोटैगोनिस्ट। क्या कह सकते हैं? प्रोटैगोनिस्ट। ओके देखो प्रोटैगोनिस्ट, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, प्रोटैगोनिस्ट ना। देखो ध्यान से, ये जो एंटागोनिस्ट है ये है दुश्मन, और इसका अपोजिट क्या है? प्रोटैगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट, एंटो। अब आप इसको कैसे याद रखोगे अगर कभी भूल भी जाओ कि यार एंटागोनिस्ट का मतलब क्या था, प्रोटैगोनिस्ट? तो देखो ध्यान से, एंटी से याद रखो, किससे? एंटी। भाई कोई चीज हमारे एंटी है, एंटी का मतलब जानते हो किसको? कि ये मेरे एंटी है, मैं इसका एंटी। एंटी का मतलब अपोजिट है, ठीक है? दुश्मन है मेरा, ये क्या है? एंटी। तो एंटागोनिस्ट का मतलब दुश्मन, और प्रोटैगोनिस्ट का प्रो का मतलब मेरे लिए है, प्रो के मेरे लिए है ये। तो प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है अपना मित्र है, अपना दोस्त है, और LI का मतलब ये मेरा मित्र। तो एनिमी, एडवर्सरी, राइवल, एंटागोनिस्ट, बहुत ही सुंदर सुंदर वर्ड है। देखो सबसे ज्यादा सुंदर वर्ड कौन सा है? ये दोनों है, ये दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल शब्द है, दोनों एंटागोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट। लिख लो एक बार, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो अब अगला वर्ड देखो क्या है हमारे पास। अगला वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेविश, LAVISH। लेविश, लेविश का मतलब क्या हुआ? एनीबडी नोज? हेलो, कोई जानता है क्या?
जो देख रहा है इस समय क्लास को, क्या जानते हो आप लेविश का मतलब क्या है? चलिए, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। लेविश का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा खर्चीला। जो खर्चीला आदमी होता है, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, खर्चीला। या फिर विलासी। विलासी का मतलब ये होता है जो मतलब अपने जीवन को बड़े ऐश में बिताता है, ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, उसको बोलते हैं विलासी। और जो खर्चीला, जो विलासी होगा, जो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा, वो खर्चीला भी होगा, उसका बहुत ज्यादा खर्चा भी होगा। तो लेविश का मतलब हुआ खर्चीला या विलासी। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर एक सेंटेंस लिखता हूं कि राम लिव्स, राम जीता है, राम लिव्स अ लेविश, एक लेविश लाइफ जीता है। राम लिव्स अ लेविश लाइफ, राम एक बहुत ही विलासी ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। लेविश का मतलब क्या हुआ? ऐशो आराम, विलासी, ठीक है, खर्चीला, खर्चीली जिंदगी जीता है। तो लेविश देखिए किसकी विशेषता बता रहा है? लाइफ की। और ये ए आर्टिकल किसके लिए आ रहा है? लाइफ के लिए। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। और नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। चलो बंधु, समझ में आ गया, ये एक एडजेक्टिव हुआ। और इसका मतलब जो लैविश है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। तो इसके जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी एडजेक्टिव होंगे। तो इसका सबसे पहला सिनोनिम देख लेते हैं क्या है। चलिए, खर्चीला या विलासी। तो इसका पहला सिनोनिम है लग्जूरियस। लग्जूरियस का मतलब जो ऐशो आराम से रिलेटेड है, विलासी है बहुत ज्यादा, उसको लग्जरी वाला है। जैसे आप किसी लग्जरी होटल में गए और वहां पे लग्जूरियस रूम मिला आपको, तो उस होटल में एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हो आप। ठीक है, तो वो लग्जूरियस का मतलब क्या हुआ? लग्जूरियस, विलासी, ऐशो आराम वाला। या फिर आप इसे कह सकते हो एक्स्ट्रावेगेंट। क्या कह सकते हो? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब आप बहुत ज्यादा खर्चा करता, एक्स्ट्रा खर्चा करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद करने वाला एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है। और इसका एक और सिनोनिम लिखवाता हूं, प्रोडिगल। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब भी बहुत ही खर्चीला। तो प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, इनमें से सबसे सुंदर वर्ड बताऊं कौन सा है? सबसे ब्यूटीफुल। सुन लो मेरी बात, ब्यूटीफुल का मतलब, अगर मैं किसी वर्ड को ब्यूटीफुल बोलूं और ये बोलूं सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे सुंदर वर्ड कौन सा है हमारा? ये है। बहुत ही प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, बहुत ही सुंदर वर्ड है। क्या है? प्रोडिगल है। प्यार कर लेना इस वर्ड से आप। ठीक है, इस वर्ड से, जिस वर्ड को मैं बोलूं ये सबसे ज्यादा सुंदर है, उसको आपको सबसे ज्यादा प्यार करना उस शब्द से। ठीक है, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा याद हो जाएगा आपको। तो प्रोडिगल को सबसे ज्यादा प्यार करना है। ठीक है, चलिए अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एंटोनिम। ये अब देखो, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, ठीक है, विलासी जीवन जीने वाला। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा जो खर्चा नहीं करता, मतलब कंजूस। कौन हुआ? कंजूस हुआ। जो कंजूस वो व्यक्ति होता है जो बिल्कुल खर्च नहीं करता। तो कंजूस को हम क्या बोलेंगे? बताओ बच्चों, कंजूस को बोलेंगे इकोनॉमिकल। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब जो पैसे को बर्बाद नहीं करता, उड़ाता नहीं, ऐसे नहीं करता, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। या फिर आप कह सकते हैं फ्रूगल, FRUGAL। फ्रूगल का मतलब क्या हुआ? फ्रूगल का मतलब हुआ जो कंजूस होता है ना, मतलब पैसे को भींच के रखता है। क्लोज फिस्टेड भी बोल सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? क्लोज फिस्टेड भी बोल सकते हैं। जो अपनी फिस्ट का मतलब मुट्ठी, इसको भींच के रखे, पैसा निकाले नहीं इनसे, तो उसको क्लोज फिस्टेड कहते हैं। या फिर कह सकते हो थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी, ये आदमी बहुत थ्रिफ्टी है, बहुत कंजूस है, पैसा इससे छूटता ही नहीं है, बहुत क्या है? कंजूस आदमी है ये। तो थ्रिफ्टी। और अगला वर्ड बच्चों पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब भी कंजूस होना। अरे ये, अच्छा, पारसी जानते हो? एक समुदाय होता है पारसी का, वो बहुत कंजूस होते हैं। ठीक है, मतलब कह नहीं रहा, मतलब होते हैं, मैंने देखा ऐसा, ये मेरी राय है। ओके, तो पार्सिमोनियस क्या है? एक मतलब कंजूस होते हैं। तो पारसी क्या होता है? कंजूस। पार्सिमोनियस से याद रखो। एक और वर्ड लिखवा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखवा दूंगा भाई, माइजरली। क्या होता है? माइजरली, कंजूस। और इससे एक और वर्ड लिखवा रहा हूं, निगार्डली। क्या होता है? निगार्डली, NIGGARDLY, निगार्डली का मतलब भी कंजूस हुआ, बहुत ज्यादा कंजूसी बरतता है पैसा खर्च करने में। एक और वर्ड है स्टिंजी। क्या होता है? स्टिंजी।
तो स्टिंजी, निगार्डली, माइजरली, पार्सिमोनियस, याद करो इनको। इकोनॉमिकल, इकोनॉमी को, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को अच्छा रखता है, मतलब पैसे ज्यादा बर्बाद नहीं करता। फ्रूगल, एक चीज बता दो बच्चों, ये जो इकोनॉमिकल है ना, इकोनॉमिकल और इन सब में अंतर क्या है बता देता हूं। ये जो इकोनॉमिकल है, ये मतलब बिल्कुल कंजूस नहीं होता, ये पैसे को सोच समझ कर खर्च करता है, मतलब जहां जरूरत है वहां पे। और ये जो फ्रूगल, थ्रिफ्टी, क्लोज फिस्टेड, पार्सिमोनियस, स्टिंजी, माइजरली, ये ऐसे होते हैं इनकी जेब से पैसा टूटे नहीं, मतलब एक फूटी कौड़ी नहीं निकले इनसे। ये ऐसे आदमी होते हैं जिनसे अगर आप मांगो कि भाई 5 रुपए दे दो या 1 रुपए दे दो टॉफी खाऊंगा, तो वो भी इनके हाथ से नहीं निकलेगा। 5 रुपए की चाय नहीं पिलाएंगे आपको कभी भी। तो यहां पर इनका अर्थ क्या हुआ? कंजूस। अच्छा, इकोनॉमिकल क्या होगा? इकोनॉमिकल मतलब देख के दे देगा, ठीक है 5 रुपए ले, लेकिन ज्यादा नहीं देगा, 5 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। बात समझ में आ गई? तो लाविश का मतलब क्या हुआ? खर्चीला। जल्दी से लिखिए इनको आप और फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। अब थर्ड वर्ड क्या है हमारा? देखो, थर्ड वर्ड है हमारा गैलेंट, GALLANT, गैलेंट ना। गैलेंट्री एक अवार्ड दिया, आपको पता है कि एक गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है सरकार के द्वारा, मतलब जो बहुत ही बहादुरी का काम करते हैं ना, उनको एक गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड है? गैलेंट्री अवार्ड। ये गैलेंट्री यानी बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है, बहादुरी का पुरस्कार, अवार्ड। तो गैलेंट का मतलब क्या हुआ? बहादुरी, मतलब ये इस आदमी के अंदर गैलेंट है। क्या है? गैलेंट है, इसके अंदर बहादुरी है। तो गैलेंट का मतलब क्या हुआ? बहादुरी। और अब जैसे ही इज गैलेंट, ही इज गैलेंट का मतलब ये बहादुर है। तो यहां गैलेंट किसकी विशेषता बता रहा है? ही, और ही क्या है? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। तो गैलेंट क्या हुआ? ये हुआ एक एडजेक्टिव। क्लियर है क्या? मैं एक एक वर्ड के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता जा रहा हूं, उनके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो भी क्या होंगे बताओ? वो भी एडजेक्टिव्स ही होंगे। चंदू मन्नू, ठीक है। चलिए, अब गैलेंट के पर्यायवाची क्या होंगे? व्हाट कुड बी द सिनोनिम्स? बताओ भाई, बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है बच्चों। एक तो होगा ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। ब्रेव आदमी है, बहुत ही गैलेंट। आज से ब्रेव मत यूज करना, आपसे गैलेंट याद करो। अच्छा, गैलेंट बच्चों बहुत ही सुंदर वर्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा शब्द है। समझ गए ना आप क्या मतलब है इसका? ब्यूटीफुल का मतलब ना। चल, अब वैलिएंट। वैलिएंट भी बहुत सुंदर वर्ड है। वैलिएंट, ब्यूटी, ये तो मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड है, ठीक है। आज का सबसे सुंदर वर्ड कौन है? वैलिएंट और गैलेंट दोनों। अब देखो, दोनों के अंदर भी क्या आ रहा है? एंट मतलब चींटी। चींटी बहादुर होती कि नहीं होती? अरे होती है, कभी डरती नहीं चींटी किसी से। चींटी से लड़के देखना आप, वो आपसे घबराएगी नहीं कभी भी। तो वैलिएंट और गैलेंट ये क्या होते हैं? दोनों बहादुर होते हैं। चलिए, अब अगले वर्ड पे आते हैं, करेजियस। करेज का मतलब होता है साहस, और करेजियस का मतलब साहसी। जो आदमी साहसी है, डरता नहीं है किसी से। अगला वर्ड है मेरे पास इंट्रेपिड, INTREPID, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब क्या हुआ? बहादुर। अरे बहादुर इंट्रेपिड है, ये बहुत ही इंट्रेपिड आदमी है। आप भी इंट्रेपिड हो, आप सब इंट्रेपिड हो जो जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो आप क्या हो? आप इंट्रेपिड हो, आप करेजियस हो, आप वेलिएंट हो, आप गैलेंट हो, और आप ब्रेव हो। क्या हो? ये सब हो आप। चलिए, अब मैं इनके आपको एंटोनिम्स लिखवा देता हूं। सिनोनिम्स तो हो गए ना, अब पढ़ते हैं। मतलब जो बहादुर नहीं है, क्या होगा उसका अपोजिट? अरे डरपोक। क्या होगा? डरपोक। ये डरपोक आदमी है, ये कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो डरपोक का मतलब क्या हुआ? कावर्डली। क्या हुआ? कावर्डली। ओके, कावर्डली मतलब डरपोक, एडजेक्टिव है ये भी। अब आपके दिमाग में वो वाला वर्ड तो नहीं आ रहा? कावर्ड तो नहीं आ रहा? चलिए समझाता हूं। कावर्ड क्यों नहीं लिखा मैंने? कावर्ड क्यों नहीं लिखा और कावर्डली क्यों लिख दिया? समझना बच्चों, कावर्डली एडजेक्टिव है और कावर्ड जो है ना, ये नाउन है। क्या है? नाउन। समझना मेरी बात, जब किसी नाउन में हम ly लगा देते हैं, क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ऐसे ही मैं आपको कंजूस में 2 वर्ड लिखाए थे, माइजरली और निगार्डली। याद है कि नहीं? अभी पढ़ाया था माइजरली। ऐसे ही ध्यान रखना कि जो माइजरली शब्द है ये एडजेक्टिव है और जो माइजर है ये नाउन है। ऐसे ही निगार्डली ये एडजेक्टिव है और निगार्ड क्या है? नाउन है।
ये दो तीन वर्ड ऐसे हैं जैसे कावर्ड, माइजर और निगार्ड, इनमें जब एल वाई लगा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको मालूम नहीं, आपकी शुरुआत है, तैयारी कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे धीरे बढ़ोगे ना, तब आप मुझे सल्यूट करोगे एक दिन और बोलोगे सर गुरुजी वाकई में ऐसी चीज पढ़ाई थी जो आगे तक हमको काम आई है। कावर्ड और माइजरली, निगार्डली, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। क्या ये सब एडजेक्टिव्स? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलो डरपोक। और आगे वर्ड क्या है मेरे पास? मीक। मीक का मतलब भी बच्चों तो जो दूसरों से दब जाते हैं, अरे दब्बू लोग। और या फिर कह सकते हैं टिमिड, TIMID। टिमिड का मतलब भी जो दबते हैं, दूसरों से घबरा जाते हैं, लड़ नहीं पाते। या फिर आप शाई, जो शाई नेचर के होते हैं ना, मतलब जो शर्माते हैं। शर्माने वाले लोग कभी बहादुर नहीं होते ना। बहादुर को अपन बोल्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बोल्ड। जो आदमी बोल्ड है, मतलब बोल्ड है, घबराता नहीं कुछ भी बोलने से, कहने से, उसको बोलेंगे ब्रेव, वैलिएंट, करेजियस। चलिए देखिए, आप क्या है? आप गैलेंट हो, आप ब्रेव हो, वैलिएंट हो, आप करेजियस हो, इंट्रेपिड हो आप, और बोल्ड हो। लेकिन आप क्या नहीं हो? आप कावर्डली नहीं हो, आप मीक नहीं हो, और आप टिमिड नहीं हो, और आप शाई भी नहीं हो। आप बहुत ही बहादुर हो, इसलिए तो अंग्रेजी पढ़ रहे हो। ठीक है, आ जाओ। चलिए एक बार इनको जरा आप लिख लीजिए, फिर हम अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। लिखो जरा। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा? हॉक्स। देखिए क्या है, HHOAX। अब इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉक्स? बच्चों, हॉक्स का मतलब होता है किसी को, मतलब जैसे आपने देखा, आप 1 अप्रैल जानते हो? 1 अप्रैल को क्या होता है बताइए? 1 अप्रैल को क्या किया जाता है? लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों को पागल बनाया जाता है, फोन करके या कुछ भी ऐसे उनके साथ हरकत करके प्रैंक किया जाता है और उनको मूर्ख बनाया जाता है। तो प्रैंक का मतलब जानते हो? प्रैंक का मतलब मूर्ख बनाना, किसी के साथ मजाक कर लेना। हॉक्स का मतलब भी यही होता है, किसी को मूर्ख बनाना, उसको धोखा देना। मतलब वैसा वाला धोखा नहीं, किसी को मूर्ख बनाने वाला धोखा। तो इसका अर्थ होता है किसी को मूर्ख बनाना या धोखा देना। क्या अर्थ होता है? मूर्ख बनाना या धोखा देना, इसका मीनिंग है। अब ये क्या है? अब देखो वर्ब है, ये क्या है? वर्ब। याद, ध्यान रखना, ना आ रहा है एंड में। अगर किसी शब्द के अंत में ना आएगा तो वो एक वर्ब होती है। जैसे पढ़ना, लिखना, कूदना, चलना, सोना, रोना, पीटना, धोखा देना, मूर्ख बनाना। ठीक है, ये सब क्या होती है? वर्ब होती है। चलिए, इनका मैं आपको सिनोनिम लिखवा रहा हूं। हॉक्स का सिनोनिम क्या होगा? धोखा देने को और क्या बोलते हैं? अरे भाई, डिसीव बोलते हैं। क्या? डिसीव। वर्ब का सिनोनिम वर्ब ही होता है, ध्यान रखिए। वर्ब का सिनोनिम एडजेक्टिव को नहीं मानना, वर्ब का सिनोनिम वर्ब। चलिए, अब डिसीव, और इसका अगला वर्ड है ड्यूप, किसी को धोखा देना। ड्यूप का मतलब धोखा देना। अब डी से याद रखो, डी का मतलब धोखा देना, डी मतलब ड्यूप करना किसी को। तुमने मुझे ड्यूप किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे ड्यूप किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद तुम किसी को ड्यूप करने लायक बचोगे नहीं। चलिए, अगला वर्ड है बच्चों फूल का मतलब किसी को मूर्ख बनाना। और कौन? तो डिसीव, ड्यूप, फूल, कौन, इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों? ईमानदार होना। क्या होता है? बी ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होना। बी फ्रैंक का मतलब खुले दिल का होना, कुछ अपने मन नहीं छुपाना, ताकि आप दूसरों को धोखा न दे सके। तो बी ऑनेस्ट एंड बी फ्रैंक, इसका क्या होगा? एंटोनिम, इसका विलोम। और धोखा देना, डिसीव, ड्यूप, फूल, कॉन, हॉक्स, इन सब का मतलब किसी को मूर्ख बनाना या धोखा देना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत सुंदर। अच्छा, इनमें से ये तो बताया नहीं सबसे सुंदर वर्ड कौन है? सबसे सुंदर वर्ड है ये ड्यूप, DUPE। और ये तो है ही, ये तो मेन वर्ड है। तो इसमें ड्यूप मतलब सबसे सुंदर का मतलब समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिख लो एक बार इसको। आज का आखिरी और 5th वर्ड देखो क्या है। आज का आखिरी और 5th वर्ड है श्रूड, SHREWD। क्या होता है श्रूड? श्रूड उस व्यक्ति को क्या, ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा? विशेषता, एडजेक्टिव है। तो इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी क्या होंगे? वो भी एडजेक्टिव्स होंगे। तो श्रूड का मतलब क्या हुआ? अरे किसी क्या होना? बहुत चालाक, धूर्त व्यक्ति। तो चालाक और धूर्त होता है, उसको कहते हैं क्या? श्रूड। चालाक या फिर जो धूर्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? श्रूड कहते हैं। तो चालाक को और क्या कह सकते हैं हम? अरे भाई, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? सिनोनिम्स हो सकते हैं क्लेवर
क्लेवर मतलब चालाक, ये आदमी बहुत श्रूड है, बहुत चालाक है, अपनी बातें किसी को नहीं बताता, दूसरों की बातें जान लेता है। तो श्रूड मींस क्लेवर होता है। पर इसका कैनी इसका सिनोनिम हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? कैनी। कैनी का मतलब चालाक, धूर्त। और आर्टफुल, जिसके अंदर कला है, आर्ट कला। कुछ लोगों के अंदर, कुछ लोग कलाकार होते हैं। कलाकार का मतलब वैसा वाला कलाकार नहीं जो कुछ बनाना जानता है। हम बोलते हैं यार भी बड़ा कलाकार है, मतलब कलाकार का मतलब दूसरों को चलाने वाला, ऐसे करने वाला, बहुत ही चालाक आदमी, कलाकार। अच्छा, जो भोले वाले होते हैं वो कलाकार नहीं होते कभी भी, ठीक है। तो ये भोले भाले का ऑपोजिट है, यानी हॉक्स, श्रूड क्या है? चालाक व्यक्ति। या फिर आप कह सकते हैं कनिंग। कनिंग, कनिंग का मतलब धूर्त व्यक्ति होता है, जिसको धोखा देना बहुत मुश्किल है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? व्हाट कुड बी द एंटोनिम? मतलब चालाक का ऑपोजिट क्या हुआ? बहुत ही क्या है? सीधा साधा सा, बहुत ही क्या है, मतलब भोला भाला, किसी की बातों में आने वाला। अर्थात क्या हुआ? क्रेडुलस। क्रेडुलस याद है मैंने क्रेड रूट वर्ड पढ़ाया था, CRED। क्रेड का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, CRED याद आ गया, रूट वर्ड। अगर आपने मेरी रूट वर्ड की क्लास नहीं देखी है तो मैंने रूट वर्ड की क्लास बनाई है बहुत सारी, 15-16 रूट वर्ड की क्लास है, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी आपको। वहां पे जो मेरी पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने क्रेड पढ़ाया था, रूट वर्ड CRED। और वहां मैंने ये बताया हुआ है कि क्रेडुलस का मीनिंग क्या है? भोला भाला, जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर ले। क्रेड का मतलब भरोसा करना, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं इनोसेंट है। क्या है? इनोसेंट, मतलब इनोसेंट, ये बहुत ही इनोसेंट आदमी है, इसको नहीं पता दुनियादारी कैसे चलती है। तो इनोसेंट और क्रेडुलस जो इसके अपोजिट हो गए, इसका मतलब चालाक, धूर्त हो गया। और इसके लिए वर्ड क्या हो सकता है? नाइव। याद है मैंने पढ़ाया था नाइव। ये जो आप इसको नाई से याद रखो, किससे? जो बाल काटता है, नाई, उससे। नाई, ये नाई बड़ा सीधा साधा है, ये इसको जितने पैसे 2 बाल कटना है उतने ही ले लेता है, ज्यादा नहीं बोलता, ठीक है। तो नाइव, क्रेडुलस, इनोसेंट। या गुलीबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गुलीबल। गुलीबल का मतलब जो बहुत ही भोला भाला, गुल्ली, गुल्ली जैसा, गुल्लू, गुल्लू गुल्लू जैसा, गुलीबल है, सीधा साधा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, चालाक नहीं है। और डल भी कह सकते हैं। डल का मतलब मूर्ख, मतलब ऐसा आदमी मूर्ख भी तो हो सकता है जिसको जो भी कोई आया धोखा दे गया उसको। तो श्रूड, ये आदमी, तुम श्रूड नहीं हो, ये आदमी बहुत श्रूड है, चालाक है, मूर्ख, मतलब धूर्त, मूर्ख धूर्त है, क्लेवर है, कैनी है, कैनी कैनी कैनी। और आर्टफुल, कनिंग है। अपोजिट क्या होगा? क्रेडुलस, इनोसेंट, नाइव, गुलिबल, डल। इनमें सबसे सुंदर वर्ड बता दूं, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड कौन सा है? चलिए देखो, एक तो कैनी मोस्ट सबसे सुंदर वर्ड है, इनमें से सुंदर वर्ड बता रहा हूं। एक गुलिबल है और एक नाइव है। ये वर्ड ना, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, क्रेडुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट। और ये तो भाई, ये जो मैंने गोले किए हैं ना, ये सुंदर वर्ड है हमारे लिए, क्या ब्यूटीफुल वर्ड्स है। ध्यान है ना, ब्यूटीफुल का मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आज के बाद जो भी मैं जब भी बोलूंगी तो बहुत ही सुंदर है, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। तभी तो वो सुंदर है, क्योंकि हमारे करियर बनाएगा वो आगे जाके। चलिए, आज मैंने आपको कितने वर्ड सिखाया? 46। कितने वर्ड्स हो गए? 46। काउंट कर लेना आप, 46 वर्ड सिखाए हैं। और प्लस में कितने? 5 इडियम्स, तो कितने हो गए? 51 वोकैबुलरी हो गई आज। मैंने वादा किया 1000 वोकैबुलरी की जो ये सीरीज चल रही है ना, इसमें इसी प्रकार से मैं आपको बहुत जल्द, आप चिंता मत, बहुत जल्द हमारे 1000 वोकैबुलरी होने वाली है। और उसके बाद देखना आपकी जो वोकैबुलरी की जो कमी है ना, वो दूर हो जाएगी। और आप उसके बाद जब भी कोई मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और डेली रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, और रेगुलर क्लास अटेंड करोगे ना, तभी आपकी इंग्लिश की कमजोरी दूर हो जाएगी निश्चित रूप से। इसी नोट के साथ इस क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। शब्बा खैर, बाय बाय।